कोई भी कंडक्टर के पास जो पोटेंशियल है हर पॉइंट पर वो चाहे ए पॉइंट यहां ले ले, हम बी पॉइंट यहां ले ले, सी पॉइंट यहां ले ले, तो हर जगह पोटेंशियल सेम होता है। हर जगह पोटेंशियल क्या होता है, इसका सेम होता है। तो पोटेंशियल जब सेम होता है तो हम जानते हैं कि उस सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होना चाहिए, तभी जाकर करके हमारा ये सरफेस इक्विपोटेंशियल बन पाएगा। तो ये बच्चों याद रखना है आपको कि कोई भी कंडक्टर जो होता है उसके सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा उसके परपेंडिकुलर होता है। तो पहला ऑप्शन है आपका पैरेलल टू द सरफेस, तो पैरेलल तो होगा नहीं। दूसरा है परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो हाँ यही हमारा जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। बाकी ये सब तो पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि बी ऑप्शन ही हमारा लग गया है परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो ये बच्चे ध्यान रखेंगे कि कोई भी कंडक्टर जो होता है वो पहली बात इक्विपोटेंशियल होता है। इक्विपोटेंशियल कहने का मतलब उसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल का मान सेम होता है और सेम करने के लिए उससे सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है परपेंडिकुलर होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन क्या कर रहा है, सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि इफ ए कंडक्टर इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड द फील्ड इनसाइड द कंडक्टर विल बी। कह रहा है बच्चों कि अगर किसी कंडक्टर को हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे तो क्या होगा। तो देख बाबू, अगर हम जानते हैं कि कोई भी कंडक्टर जो होता है उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहने का मतलब कि वो इलेक्ट्रॉन्स कोई आसानी से मूव कर सकते हैं। तो अगर हम इसमें बाहर से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो इसके अंदर का जो इसके अंदर का जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उस पर फोर्स लगेगा। तो जो फोर्स लगेगा तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं नेगेटिव साइन के होते हैं, और आप जानते हैं कि कोई भी नेगेटिव चार्ज पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो उस पर फोर्स एक्सपीरियंस होता है और वह फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो इस पर फोर्स हमें अपोजिट डायरेक्शन में लगने लगेगा। तो इससे क्या होगा कि इस कंडक्टर से जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रीडिस्ट्रीब्यूट होकर के इसके इस सरफेस पे आने लगेंगे। जब इलेक्ट्रॉन्स इस सरफेस पे आने लगेगा तो इस पर इलेक्ट्रॉन्स की इफिशियंसी होगी, जिसके कारण नेगेटिव चार्ज यहां बढ़ना शुरू कर देगा। और जहां से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो आप जानते हो कि जब इलेक्ट्रॉन्स कम होता है, जिसकी डिफिशियंसी होती है, तो वहां पर पॉजिटिव चार्ज आने लगता है। तो ऐसा होने से क्या होता है कि इस अंदर में एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की ओर मूव करने लगता है, और बाहर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो और यहां से जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, ये दोनों का डायरेक्शन जो है एक दूसरे से अपोजिट है, तो दोनों मिलकर के कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो हमारा बाबू 0 हो जाएगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन हमारा फर्स्ट ही दिख रहा है 0। तो हम मार देंगे कि कंडक्टर को अगर हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड रखते हैं तो वहां पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ये भी आप देखिए कि जो भी क्वेश्चन है बाबू ये आपके एमसीक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हैं, वो इंडिकेट भी किया गया है कि वो किस ईयर का क्वेश्चन है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं, आप अच्छे से इसको देखेंगे और इसका रिवीजन करेंगे। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट, और ये थ्योरम हम आपसे कहना चाहेंगे कि इसका प्रैक्टिस 5 नंबर वाले क्वेश्चन में प्रूफ इसका घर पर जरूर करें। काफी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई कि गॉस लॉ स्टेट्स दैट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस इज। किसी क्लोज सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, और ऑप्शन यहां पर है, पहला ऑप्शन है प्रोपोर्शनल टू द चार्ज इनक्लोज्ड, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज इनक्लोज्ड, तीसरा है 0, और चौथा है प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द चार्ज इनक्लोज्ड। तो प्यारे बच्चों, हम जानते हैं कि गॉसियन सरफेस कहता है कि किसी भी इनक्लोज सरफेस के अंदर कितना चार्ज प्रेजेंट है, और उसको हम एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल जाता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, चार्ज इनसाइड द
इनक्लोज सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से बाबू हम देख रहे हैं कि जो फ्लक्स है चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब चार्ज जितना ज्यादा होगा फ्लक्स उतना ही ज्यादा होगा। तो यह हमारा फ्लक्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज है। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? दिस इज द ऑप्शन फर्स्ट, प्रोपोर्शनल टू द चार्ज इनक्लोज्ड। तो इसका पहला सही आंसर है हमारा ए, फर्स्ट। अब आते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पे। 4 नंबर क्वेश्चन पे हमारा 4 नंबर क्वेश्चन क्या है भाई? हाँ, 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है। 4 नंबर क्वेश्चन आपका कैपेसिटर से। कैपेसिटर इज द सेकंड पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैट। ए कैपेसिटर ऑफ 100 माइक्रोफैराड is charged to the 100 volt, the energy store will be, this is the न्यूमेरिकल। यह एक न्यूमेरिकल है, बहुत आसान सा न्यूमेरिकल है, तो थोड़ा सा इसको भी डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। कह रहा है कि एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस बाबू माइक्रोफैराड कितना है? 100 माइक्रोफैराड है। इसको हम 100 वोल्ट बैटरी से चार्ज कर रहे हैं, तो इसके अंदर एनर्जी कितना स्टोर होगा? तो बच्चों हम जानते हैं कि जो एनर्जी होता है हमारा वो फॉर्मूला होता है हाफ CV²। तो यहां से कैलकुलेट करेंगे तो आप देखोगे कि हाफ हाफ हो जाएगा। C आपका 100 माइक्रोफैराड है, तो माइक्रो को आप जानते हो, माइक्रो मतलब होता है 10 के पावर -6, 10 के पावर -6 फैराड। तो ये यहां हो गया 100 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू वोल्ट जो है हमारा 100 वोल्ट है, तो ये हमारा 100 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से आप देख लो 100 मतलब 10 का स्क्वायर हो गया, तो हमारा ये हमारा आ गया 100 10 का स्क्वायर हो गया, ये हमारा 10 के पावर -6 हो गया, और 100 जो हो गया 10 का स्क्वायर, और 10 का स्क्वायर का स्क्वायर, ये 2 के पावर 4 हो गया। तो 4 और 2 6 में से 6 गया 0, ये पूरा 10 का टर्म हो गया 0, मतलब कि 1। 10 के पावर 0 कितना हो गया? 1, और ये बचा यहां पर हाफ, तो हाफ को अगर भाग देंगे तो 0.5 जूल। ये हमारा एनर्जी क्या हो जाएगा? 0.5 जूल। दिस इज द ए इज द राइट। तो सिंपल सा बाबू यहां पे कैपेसिटर का मान दिया था, कैपेसिटेंस उसका दिया था, वोल्ट दिया था, बस ये फॉर्मूला लगा देना था हाफ CV²। हल कर करके आप सीधे से इस प्रश्न का उत्तर आप दे सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ये भी आपका कंडेंसर यानी कैपेसिटर से ही है। ये क्या कह रहा है कि इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कंडेंसर विच क्वांटिटी रिमेन सेम फॉर ईच कंडेंसर। मतलब कि अगर हम किसी कैपेसिटर को पैरेलल में जोड़ते हैं तो कौन सा चीज सेम रहेगा इन सब के लिए? तो आप देखिए बाबू, अगर हम इसको बैटरी से जोड़ें, इसका कैपेसिटेंस को C1 मान लें, C2 मान लें, C3 मान लें, तो मान लीजिए कैपेसिटर है, यहां बैटरी से कुछ चार्ज फ्लो होगा, और वो चार्ज देखते हैं आप 3 भाग में बढ़ जाएगा। तो इसमें कुछ अलग चार्ज होगा Q1, इसमें कुछ अलग चार्ज होगा Q2, और इसमें कुछ अलग चार्ज होगा Q3। तो चार्ज तो सेम होना ही नहीं है, लेकिन इन तीनों कैपेसिटर को जो हम देखिए, तीनों एक ही वोल्ट बैटरी से जुड़ा हुआ है, यानी यहां का पोटेंशियल 0 मान लें, और यहां बैटरी से जोड़ा है जिसका पोटेंशियल भी है, तो हर कैपेसिटर के बीच जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है वो आपका सेम है, सभी जगह सेम है। तो पैरेलल प्लेट कॉम्बिनेशन में कौन सी क्वांटिटी सेम रहती है? तो वो हमारा हो गया यहां से पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? सेम होता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में कौन सा क्वांटिटी सेम होता है, तो वो चीज होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और यहां पर अगर ये रजिस्टर भी होता तब पर भी आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस ही क्या होता? सेम रहता। तो ये काफी कंसेप्ट के आधार पे क्वेश्चन है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इनसाइड ए क्लोज सरफेस, ये शायद प्रीवियस क्वेश्चन 2025
इसी साल का पूछा हुआ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इनसाइड ए क्लोज सरफेस n इलेक्ट्रिक डाइपोल्स आर सिचुएटेड, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग आउट द क्लोज सरफेस। अब आओ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि किसी क्लोज सरफेस में इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा गया है, और एक दो नहीं, n इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा गया है। तो एक बात बताइए, कोई भी जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है उस पर दो चार्ज होते हैं, उस पर दो चार्ज होते हैं। एक चार्ज होता है नेगेटिव चार्ज और एक होता है पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज के मिलने से बना होता है। तो एक डाइपोल पर कोई पूछेगा कि नेट चार्ज कितना होगा, तो ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू, तो नेट चार्ज कितना हो गया, इस पर 0 हो गया। अब दूसरा डाइपोल भी रखेगा तो उस पर भी नेट चार्ज कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तीसरा कोई डाइपोल रखेगा उस पर भी नेट चार्ज कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो उसी तरह से n डाइपोल भी रखे जाएंगे तो हमारा जो नेट चार्ज होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और जब चार्ज 0 होगा तो फ्लक्स हम जानते हैं कि Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, और इनसाइड चार्ज तो 0 हो गया। जब इनसाइड चार्ज 0 हो गया तो 0 अपॉन समथिंग, वो हमारा फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अगर किसी भी क्लोज सरफेस में कितना भी डाइपोल रख दिया जाए, उससे जो नेट फ्लक्स मिलने वाला है वो हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका राइट ऑप्शन आपका है डी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाँ, ये SI यूनिट ऑफ द परमिटिविटी। ये बाबू थोड़ा सा ध्यान पर रखिएगा। तो हम जानते हैं कि परमिटिविटी का यूनिट चाहिए, तो परमिटिविटी का कुछ फार्मूला हमें ध्यान पे होना चाहिए। तो हम क्या जानते हैं कि परमिटिविटी आता कहाँ है, तो कूलॉम्स लॉ से आता है। तो कूलॉम्स लॉ में हम जानते हैं कि F बराबर K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर होता है। तो ये हमारा क्या है, कूलॉम्स कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। और अगर मैं इसका निकाल लूं तो K जो होता है ये बराबर होता है बाबू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यही एप्सिलॉन नॉट जो होता है वो होता है परमिटिविटी। तो हमें K का नहीं चाहिए, हमें तो एप्सिलॉन नॉट का चाहिए। तो हम ऐसे सोच सकते हैं कि K और एप्सिलॉन नॉट जो है एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, अपोजिट है। अगर हम K का बता दें तो K के रिजल्ट को रिवर्स कर दें तो हमारा एप्सिलॉन नॉट का हो जाएगा। तो मैं चाहूंगा कि आप K का लिखें और K के रिजल्ट को उलट दें, तो हमारा यूनिट हो जाएगा किसका, परमिटिविटी का। तो K का निकालने के लिए क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हमारा हो गया F इंटू R स्क्वायर इज इक्वल टू K Q1 Q2। तो K का मान यहां से हो जाएगा हमारा F R स्क्वायर अपॉन Q1 इंटू Q2। तो K का यूनिट हम देखते हैं यहां से, ये हमारा फोर्स है, फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। R यहाँ डिस्टेंस है, डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर। स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर हो गया, और अपॉन नीचे आ गया। Q1 का हो गया कूलॉम, Q2 का भी हो गया कूलॉम, और कूलॉम को कूलॉम से गुना करेंगे तो कूलॉम स्क्वायर हो गया। तो दिस इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, कूलॉम्स कांस्टेंट। लेकिन हमें चाहिए किसका, एप्सिलॉन नॉट का, परमिटिविटी का। तो परमिटिविटी और ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो अगर मैं इसको उलट दूं तो ये हमारा यूनिट हो जाएगा परमिटिविटी का, कितना हो जाएगा, कूलॉम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। दिस इज द यूनिट ऑफ परमिटिविटी। तो आप ऑप्शन थोड़ा देख लो, कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन, कूलॉम स्क्वायर n का पावर -1 मतलब नीचे पर हो गया, तो कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दिस इज द राइट ऑप्शन। तो ए इज द राइट आंसर। और ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, बार बार पूछे जाते हैं। अगर यही इसका कहा जाता इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट का, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का कूलम्स में, तो ये हमारा हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप देखिएगा अच्छे से। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन तो आपका एकदम एज ए रिजल्ट याद होना चाहिए कि जैसे कि हम जानते हैं कि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर याद है हमें। इसी तरह से ये आपका 1 कूलम में कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है। इस ESU को हम लोग स्टैट कूलम भी बोलते हैं।
तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा ये रिजल्ट कि एक कूलम जो होता है 3 इंटू 10 के पावर 9 ESU होता है। एक कूलम इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर 9 ESU होता है। अगर यही एक ESU में पूछता कितना कूलम है तो ये रिजल्ट आपका नीचे हो जाता। 1 ESU कितना हो जाता भाई? तो 1 ESU हो जाता 1/3 इंटू 10 टू द पावर 9 कूलम। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है कि कूलम में ESU पूछा है कि ESU इक्वल टू कितना कूलम पूछा है। एक कूलम पूछेगा तो इतना ESU, एक ESU पूछेगा तो यह सारा चीज अपॉन में आ जाएगा, और एक में आप 3 से भाग दीजिएगा तो लगभग 0.3 0.3, और ये हमारा हो जाएगा 10 के पावर 9 ऊपर जाएगा तो 10 के पावर -9, और यहां से दशमलव हटाएंगे तो 10 एक और चल जाएगा ऊपर, तो 3 गुने 10 के पावर -10 हो जाएगा। 3 गुने 10 के पावर -10 कूलम हो जाएगा। ये हमारा एक ESU इज इक्वल टू 3 गुने 10 के पावर -10 कूलम, और एक कूलम पूछेगा कि कितना स्टेट कूलम कितना ESU, तो उसका रिजल्ट आपका हो जाएगा 3 गुना 10 के पावर 9 ESU। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। अगर एक कूलम में कितना ESU पूछा तो ये रिजल्ट बोल देंगे, एक ESU में कितना रिजल्ट होगा तो 3 गुने 10 के पावर -10 बोल देंगे। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, इसका अच्छा से प्रैक्टिस कीजिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट कर रहा है कि द डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ए मेटल। अब देखिए जो भी मेटल होता है बाबू वो आपका एक कंडक्टर होता है। कोई भी मेटल जो होता है आपका कंडक्टर होता है, और हम जानते हैं कि कोई भी कंडक्टर है उसका जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मान होता है के, जिसको हम लोग एप्सिलॉन नॉट आर भी बोलते हैं, इसका वैल्यू होता है इन्फिनिटी। तो किसी भी कंडक्टर का जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो होता है कितना? इन्फिनिटी। और थोड़ा एक वाटर का याद रखिएगा, वाटर का जो होता है 80 होता है। कोई कोई बुक में 81 भी देता है, लेकिन उसके इर्द गिर्द 80 ही मारना होता है अगर ऑप्शन दिया है तो। इसका आंसर हमारा कौन हो जाएगा भाई? 0 1 -1 इनफाइनाइट। तो ये हमारा डी इज द राइट आंसर। तो आप इसको एंजॉय कीजिए, आराम से पढ़िएगा, आराम से देखिएगा। अब ये तो ऑनलाइन का जमाना है, आप वीडियो और स्लो भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग के पास समय का थोड़ा सा दायरा है, तो इससे थोड़ा सा हम जल्दी फोकस करेंगे। लेकिन आई होप कि आप अच्छे से समझ में आए, आपको उससे कोई दिक्कत ना हो। तो ये ध्यान रखिएगा कि कंडक्टर का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है इन्फिनिटी होता है, चाहे मेटल का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है इन्फिनिटी होता है। अगला क्वेश्चन, द डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट। फिर आ गया डायमेंशनल, और एप्सिलॉन नॉट का ही होता है। तो भाई इसका भी हम करने के लिए क्या करेंगे भाई, हम के का डायमेंशनल फॉर्मूला लिख लेंगे और के के रिजल्ट को उलट देंगे तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा। तो कैसे निकालेंगे फिर इसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला थोड़ा देखिए। हम जानते हैं कूलॉम्स लॉ, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो यहां से के हमारा क्या हो जाएगा भाई, के हो जाएगा F आर स्क्वायर। अगर हमें डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना होगा तो हमें फोर्स का भी आना चाहिए, हमें आर डिस्टेंस का भी आना चाहिए, हमें चार्ज का भी आना चाहिए, तब जाकर के हम इस के का फॉर्मूला लिखेंगे। और के का अगर आ गया हमें तो एप्सिलॉन नॉट का आराम से लिख लेंगे, उसके वो भी हम लोग देखेंगे। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, फोर्स जो होता है वो होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास के लिए हमारा सिंबल होता है m, और एक्सेलरेशन जो होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो मीटर का हो गया L पर सेकेंड स्क्वायर, इसलिए टाइम लेते हैं उसका और t के पावर हम लगा देते हैं -2। तो ये अब ध्यान रखिएगा, कहीं भी फॉर्मूला में अगर फोर्स का यूज हो, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना हो तो आप उसका यूज कर सकते हैं, mLT -2। अब आया r इज द डिस्टेंस और इसका स्क्वायर है, तो r का स्क्वायर हमारा हो जाएगा L का स्क्वायर, लेंथ से रिप्रेजेंट करते हैं, L से रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरा ये चार्ज आया, और चार्ज का ऑब्जेक्टिव भी पूछ दिया है डायमेंशनल फॉर्मूला। तो कैसे डिफाइन होता है चार्ज? चार्ज I बराबर होता है क्या बाबू, Q बाई T। तो Q बराबर क्या हो जाएगा, I इंटू T। तो I का हम सिंबल ले लेते हैं सिंपल A, और टाइम का है तो T। तो हमारा चार्ज का क्या हो जाता है डायमेंशनल फॉर्मूला, AT। अब सबका हो गया, तो सारे वैल्यू को अगर मैं पुट करूं तो रिजल्ट आप देखेंगे, यहां पर थोड़ा सा साइड कर देते हैं अच्छे से। K बराबर आपका जो था ये है F,
एफ का हमारा सिंबल है कितना, एम एल टी के पावर -2। फिर है आर स्क्वायर, तो आर का हमारा हो गया एल स्क्वायर, और नीचे है Q1 इंटू Q2, तो एक चार्ज का होगा 80, फिर दूसरे चार्ज के लिए भी 80, तो 80 को 80 से गुना करेंगे तो ये हमारा रिजल्ट कितना आ जाएगा भाई, इसका स्क्वायर आ जाएगा। और सारे को आप हल कर लो तो हमारा रिजल्ट कितना आएगा, देखिए तो L का पावर 1 है, यहां पावर 2 है, तो हमारा आ जाएगा इधर m, L का पावर 3, यहां t का स्क्वायर है और स्क्वायर ऊपर जाएगा तो t के पावर -2 और 2 एक और माइनस आएगा, तो ये हो गया t का पावर -4, और यहाँ a का स्क्वायर है, ये ऊपर जाएगा तो a का पावर -2, तो ये हमारा k का होगा। लेकिन हमें चाहिए एप्सिलॉन नॉट का, तो k बराबर होता है 1/एप्सिलॉन नॉट, नीचे 4 पाई भी होता है, तो किसी भी कांस्टेंट का कोई डायमेंशन नहीं होता, तो सिंपल केवल एप्सिलॉन नॉट और k का जो रिजल्ट है उसको आप उलट दो, मतलब कि जो प्लस है उसको माइनस कर दो, माइनस है उसको प्लस कर दो। यहां पर m का पावर 1 है तो एप्सिलॉन नॉट का बाबू हो जाएगा m का पावर -1, l का पावर -3, t के पावर +4, a का पावर +2, क्योंकि रिजल्ट उलट जाएगा, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो जब माइनस को आप नीचे से ऊपर फेंकोगे तो प्लस हो जाएगा। तो ये हमारे ऑप्शन देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, m का पावर -1, तो m का पावर -1 सिर्फ और सिर्फ बी ऑप्शन में ही है। l का पावर देख लीजिए -3 भी है, t के पावर 4 भी है, a का स्क्वायर भी है, तो दिस इज द राइट आंसर। तो आई होप मैं डिस्क्राइब कर करके ही आपको पूरी कंसेप्ट बता दिया। ये ध्यान रखिएगा, फोर्स का ये होता है, आर का ये होता है, चार्ज का 80 यूज करते हैं, और यहां से हमने k का वैल्यू निकाला और k के रिजल्ट को रिवर्स कर दिया तो एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हो गया। तो आपसे कूलम्ब्स कांस्टेंट का भी कोई पूछेगा तो आप निकाल के बता सकते हो, और कूलम्ब्स कांस्टेंट के रिजल्ट को रिवर्स कर दो तो हमारा परमिटिविटी का हो जाएगा डायमेंशनल फॉर्मूला। तो आई होप इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है जो है बाबू थोड़ा सा छोटा हो गया, मैं पढ़ ले रहा हूं इसको। कह रहा कि द एसआई यूनिट ऑफ द डाइपोल मूवमेंट। तो डाइपोल मूवमेंट, तो डाइपोल के बारे में तुरंत हम लोग हल कर रहे थे। डाइपोल मूवमेंट क्या होता है बाबू, कि दो चार्ज के मिलने से बनता है, इक्वल और अपोजिट, और इनके बीच सेपरेशन जो हो, हम लोग सेपरेशन 2a लेते हैं, 2a डिस्टेंस लेते हैं, तो हमारा जो डाइपोल मूवमेंट होता है वो होता है चार्ज इनटू दोनों चार्ज के बीच का सेपरेशन। और यह एक वेक्टर क्वांटिटी होता है जिसका डायरेक्शन जो होता है नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज होता है। तो वेक्टर साइन भी लगा सकते हैं इस पर, तो हमें तो इतना नहीं जाना है। हमें पूछा है कि एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज, तो एसआई यूनिट तो चार्ज आया, और यहां पर 2 तो कांस्टेंट है, ए आपका डिस्टेंस है, तो चार्ज का यूनिट होता है कूलॉम, और दूरी का यूनिट क्या होता है, डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर। तो हमारा ऑप्शन हो गया कूलॉम इंटू मीटर। तो आप यहां पर थोड़ा सा देख लेंगे, सी है, cm-1 है, cm है, तो आप cm पे क्लिक कर देंगे, ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड द इलेक्ट्रिक डाइपोल एक्सपीरियंस। मतलब कि यहां पर है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है, अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग रखते हैं तो वो क्या क्या एक्सपीरियंस करता है। तो आप देखिए, जो हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल जो होता है -q +q, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर से लगा दिए हम, तो बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिए बाबू, तो चार्ज है तो इस पर तो फोर्स लगेगा, जो पॉजिटिव चार्ज है उसको उसी के अलोंग इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, और जो नेगेटिव चार्ज है इसके अपोजिट फोर्स लगेगा। तो फोर्स तो लगा, लेकिन कोई पूछे नेट फोर्स कितना लगा, तो 1 + F आगे की ओर है और दूसरा उतना ही इक्वल मैग्नीट्यूड का पीछे की ओर है, तो हमारा नेट फोर्स जो है वो हमारा 0 हो गया। लेकिन हुआ क्या, फोर्स लगने से, अपोजिट लगने से हमारा ये जो मान लीजिए डाइपोल है, ये -q चार्ज, ये +q चार्ज, इधर से इधर फोर्स लग रहा है, इस पे इधर फोर्स लग रहा है, तो ये हमारा कपल कर जाएगा, घूम जाएगा। तो हमारे डाइपोल घूम जाएगा, तो घूमने के पीछे का जो कॉज होता है वो आपका टॉर्क होता है। तो इस पर केवल सिर्फ और सिर्फ टॉर्क लगेगा।
और नेट फोर्स तो लगेगा, लेकिन नेट फोर्स का मान क्या होगा? जीरो होगा। क्या होगा? जीरो होगा। तो इस पर क्या हम कह सकते हैं कि क्या लगेगा इस पर? तो टॉर्क ओनली। नेट फोर्स क्या हो जाएगा इस पर? जीरो हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हेन ए डाइपोल मोमेंट p वेक्टर इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड देन द टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल। देखिए अभी तुरंत हम लोग पढ़े कि अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को रखते हैं तो टॉर्क लगता है, बॉडी घूम जाती है। अब वो टॉर्क कितना लगता है, उसका वैल्यू क्या होता है? तो ध्यान रखेंगे, इसका जो वैल्यू होता है बाबू इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पे, ये हमारा डाइपोल मोमेंट माइनस, तो हमारा जो टॉर्क लगता है इस बॉडी पे वो डिफाइन होता है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, P क्रॉस E। दिस इज द राइट आंसर। ये हमारा डी ऑप्शन भी गलत होगा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2-3 बार पूछ चुका है आपसे क्वेश्चन कि अगर किसी डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर लगने वाला जो टॉर्क होता है उसका वैल्यू P क्रॉस E होता है। काफी इंपॉर्टेंट है, ये वैल्यू को आप याद रखिएगा। और ये भी आपसे हम उम्मीद करेंगे कि इसका जो डेरिवेशन होगा 2 मार्क्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, वो आप देख लीजिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड एन अनचार्ज बॉडी, द बॉडी। अब कोई बॉडी है मान लीजिए, अब इससे हम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है यहां इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होगी, और जब इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होगी तो इस पर प्लस चार्ज आने लगेगा। और जब प्लस चार्ज आने लगेगा और आप इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, और आप जानते हो कि इलेक्ट्रॉन का भी कुछ मास होता है, तो इससे इलेक्ट्रॉन निकालने से इसके मास में सडनली क्या होगा? थोड़ा डिक्रीज कर जाएगा। तो देखते हैं ऑप्शन क्या कर रहा है। गेट्स नेगेटिव चार्ज, गलत। रिमूव करने से पॉजिटिव चार्ज होता है। गेट्स पॉजिटिवली चार्ज, ये बहुत सही है। कह रहा है गेट्स नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज डिपेंडिंग अपॉन साइज, ये गलत है। रिमेन्स अनचार्ज, ये भी गलत है। ये हमारा बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन कि अगर किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं तो आपका बॉडी जो होता है पॉजिटिव चार्ज हो जाता है और उसका मास स्लाइटली घट जाता है। ये भी आप ध्यान रखेंगे। आते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये है कि द वैल्यू ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज पार्टिकल इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज। अगर किसी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो इस पर फोर्स कितना लगता है? इस पर फोर्स जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है बाबू वो होता है Q इंटू E। वेक्टर फॉर्म में क्या होगा कि इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है, लेकिन वो डिपेंड करता है इसके नेचर पे। अगर पॉजिटिव रहा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, अगर निगेटिव रहा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये हमारा डिपेंड करता है नेचर पे। तो केवल फोर्स पूछ रहा है तो F बराबर Q इंटू E। This is the value of force. The option is A, Q into E. Q into E. सिंपल सा फॉर्मूला है Q into E। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। The value of epsilon r in air is। एयर का रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है? तो देखिए जो रिलेटिव परमिटिविटी होता है बाबू वो होता है एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नॉट। अब एयर में ही चला गया तो एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? एप्सिलॉन क्या होता है? किसी मीडियम की परमिटिविटी, और वो मीडियम सिर्फ स्वयं एयर ही है। तो यहां पर ऊपर भी एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, नीचे भी एप्सिलॉन नॉट हो गया, तो दोनों कट के वैल्यू कितना हो जाएगा? 1। यानी कि ऑप्शन इज सी इज द राइट आंसर। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स इन द एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर होता है कैपेसिटर में किस रूप में? तो देखिए हम जानते हैं बाबू कि कोई भी कैपेसिटर होता है इसमें 2 ही प्रॉपर्टी होती है, ये एनर्जी स्टोर करता है और चार्ज स्टोर करता है। तो कौन सा स्टोर करेगा? एनर्जी इज द फॉर्म ऑफ द चार्ज। दिस इज द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का भाई डिफिनेशन क्या होता है भाई? फ्लक्स जो होता है E वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट आप देखिएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट किस में कह रहा है?
तो आप देखिए वोल्ट वोल्ट का नाम लेना, तो वोल्ट में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का भी रिजल्ट देखना होगा। तो हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जो डिफाइन होता है वो होता है माइनस dV बाई dr। dV क्या है? वोल्ट, और नीचे है dr डिस्टेंस, यानी वोल्ट पर मीटर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट हो जाएगा वोल्ट पर मीटर, और यहां से एरिया है तो एरिया का यूनिट हो जाएगा मीटर स्क्वायर। और आप देखिए 1 मीटर से 1 मीटर कट गया तो ये आ गया वोल्ट मीटर, यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट का हो जाएगा वोल्ट मीटर, यानी ऑप्शन नंबर सी। बाकी ऑप्शन रॉन्ग कर लेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट पे, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो ये तो काफी सिंपल क्वेश्चन है, किसी भी तरह का एनर्जी हो, वो इलेक्ट्रिक हो, मैग्नेटिक हो, कोई भी एनर्जी हो, उसका एक ही यूनिट होता है जूल। तो ये हमारा ऑप्शन इज द राइट ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। और एसआई कहा इसलिए अर्ग को नहीं करेंगे, एनर्जी का यूनिट अर्ग भी होता है लेकिन ये आपका सीजीएस यूनिट होता है, लेकिन एसआई यूनिट पूछा है इसलिए राइट ऑप्शन जाएंगे हम किसके साथ? ए के साथ जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे एक क्वेश्चन क्या कर रहा है भाई कि इफ ए डाई इलेक्ट्रिक प्लेस्ड बिटवीन टू प्लेट्स पैरेलल प्लेट कैपेसिटर द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस। तो अब देखिए कोई भी बाबू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है, इसका जो कैपेसिटेंस होता है वो बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी। एप्सिलॉन नॉट क्या है? एप्सिलॉन होता है मीडियम के परमिटिविटी, यानी कि कैपेसिटर किस मीडियम में रखा गया है इस बात पे भी डिपेंड करता है। उसके बाद आया ए, एरिया, प्लेट के एरिया पे भी डिपेंड करता है, और ये दोनों प्लेट कितना सेपरेशन पे रखा गया है इस बात पे भी डिपेंड करता है। लेकिन क्वेश्चन कर रहा है कि इसके अंदर अगर हम डाई इलेक्ट्रिक प्लेस कर दे तो क्या होगा? कोई मीडियम डाल दे जिसका परमिटिविटी मान लीजिए कुछ होगा, तो आप बता दें बाबू कि अगर मीडियम डालने से जो कैपेसिटेंस होता है वो के टाइम्स बढ़ जाता है। के उसका क्या है? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। के उसका क्या है? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और के जो होता है हमेशा 1 से बड़ा होता है। तो जब 1 से बड़ा होगा, कोई चीज में मल्टीप्लाई 1 से ज्यादा होगा, यहां पर मान लीजिए कि 1.5 हो गया, तो ये 1.5 इंटू सी हो गया, 1.5 गुना हो गया। इसका मतलब क्या है कि के का मान जब 1 से बड़ा होगा तो इसका कैपेसिटेंस जो है हमेशा बढ़ जाएगा, यानी कौन सा ऑप्शन होगा? इंक्रीज। ये भी ध्यान रखिएगा कि किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में कोई मीडियम डालते हैं तो उसका कैपेसिटेंस के टाइम्स बढ़ जाता है, कि उसका डाई इलेक्ट्रिक है। चलिए अब आगे आते हैं। आगे आपका क्या है भाई कि चार्ज ऑन ए कैपेसिटर of capacitance 1 microfarad having the potential difference 1 volt between its plates will be। मतलब कि कितना चार्ज कैपेसिटर पर होगा अगर हम उसे 1 वोल्ट के बैटरी से जोड़ते हैं। तो सिंपल सा ये बात है, एक कैपेसिटर बनाइए, एक बैटरी से इसको जोड़िए, इसका वोल्ट है 1 वोल्ट और कैपेसिटेंस है आपका 1 माइक्रोफैराड। तो भाई इस पे चार्ज कितना आएगा? तो हम जानते हैं कि फॉर्मूला Q बराबर कितना होता है? C इंटू V। तो हमारा C का मान है 1 माइक्रोफैराड और वोल्ट आपका 1 है, तो माइक्रोफैराड इंटू वोल्ट तो आपका कूलम हो जाएगा 1 माइक्रो कूलम। दिस इज द B इज द राइट आंसर। Q बराबर C। सिंपल है, 1 माइक्रोफैराड इंटू वोल्ट, फैराड इंटू वोल्ट होता है आपका कूलम, और माइक्रो है तो माइक्रो को छोड़ दिए, 1 माइक्रो कूलम इज द राइट आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ द अर्थ। आप जानते हो कि अर्थ का पोटेंशियल हम लोग कितना लेते हैं? अर्थिंग करते हैं तो क्या होता है, उसका पोटेंशियल क्या लेते हैं हम लोग? 0 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? 0 ले लेते हैं, यानी इसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए, यानी कि 0। चलिए इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन ए चार्ज कैपेसिटर? नेट चार्ज, देखिए नेट चार्ज कहाँ है? देखिए हम जानते हैं कि प्लेट 2 होता है, एक पर पॉजिटिव चार्ज होता है और एक पर नेगेटिव चार्ज होता है, लेकिन नेट चार्ज पूछा है तो नेट चार्ज किसी भी कंडेंसर पर कितना होता है? हमेशा 0। ये ध्यान रखें कि नेट चार्ज कितना होता है? 0। लेकिन अगर किसी पूछता कि इस प्लेट पर कितना चार्ज है तो सिंपल बताते हम Q चार्ज है, प्लस चार्ज को ही बताया जाता है। तो यहां से हमारा नेट चार्ज पूछा है, इसलिए ऑप्शन हमारा ए इज द राइट आंसर। अब आते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आपका है विच इज द फॉलोइंग इज द n इज नॉट पॉसिबल ऑफ द q इक्वल टू ne। तो ये बाबू हम जानते हैं q बराबर ne जो होता है इसको बोला जाता है, इस थ्योरम को क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज
क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है कि कोई भी बॉडी पे चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होगा, मतलब कि E का कोई फ्रैक्शन नहीं हो सकता है। तो E का फ्रैक्शन तभी नहीं होगा जब n यहां पर इंटीजर डाला जाए। इंटीजर डाला जाए तो इंटीजर कौन नहीं है भाई, नॉट पॉसिबल कौन होगा, ये तो पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, लेकिन 4.2 नॉट पॉसिबल है। यानी कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये सही है, बाकी सब गलत है, लेकिन थ्योरी के अनुसार कौन सही है, 4, 8, 100। लेकिन क्वेश्चन के अनुसार कह रहा है कि कौन नॉट वैलिड है, तो हमारा 4.2 इज नॉट इंटीग्रल नंबर, सो इट इज नॉट पॉसिबल, यानी कि सी हमारा राइट आंसर होगा। तो कंफ्यूजन नहीं होना है, नॉट पॉसिबल पूछा है, इसीलिए ऑप्शन हमारा सी होगा। चलिए अब आते हैं आगे, द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम इज। तो हम जानते हैं कि रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है। रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है बाबू, कि दो चार्ज को अगर हम एयर में रखें उसके फोर्स को कैलकुलेट कर ले, और उसको मीडियम में रखें उसको कैलकुलेट कर ले, और जब इन दोनों को रेशियो लेते हैं तो वहां से जो टर्म डिफाइन होता है उसे हम कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। रेशियो डिवाइड आएगा, तो डिवाइड आएगा तो ये तो ऐसे ही नहीं होगा, ये ऐसे ही नहीं होगा, ये ऐसे नहीं होगा, यानी ऑप्शन हमारा ए इज द राइट आंसर। इसको ध्यान पे रखिएगा कि एप्सिलॉन नॉट आर के जो है डिफाइन होता है एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नॉट। ये आपका क्या है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, और ये आपका है परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम एयर। छोटे